हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, ये होता क्या है? तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, प्रेशर का बढ़ जाना। ऐसे तो नॉर्मल प्रेशर होता है तो 5 से 15 mmHg, ये नॉर्मल है, हमेशा रहता है हमारे ब्रेन में। ठीक है, लेकिन जब वो प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, इंट्राक्रैनियल प्रेशर का बढ़ जाना। अगर 5 से 15 mmHg है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 20 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो मेडिकल इमरजेंसी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा और ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व होता है? इसमें इन्वॉल्व होता है ब्रेन, CHF और ब्लड। इसमें मेनली 3 कंपोनेंट होता है जो इसके प्रेशर को बढ़ाता है, या इसमें इन्वॉल्व होता है ब्लड, CHF और ब्रेन। कैसे, ये हम देखेंगे। ठीक है, अब क्या है, इसमें कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है आईसीपी को, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को? तो बॉडी का टेम्परेचर, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ब्लड का क्या होगा, रेगुलेशन बढ़ेगा, जिसके कारण इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा। ऑक्सीजनेशन स्टेटस, इसमें मेनली हम 2 चीज़ देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये हमारा आईसीपी बढ़ेगा, और या ऑक्सीजन का लेवल घटेगा। तो बॉडी का पोजीशन, जैसे कि मेनली ये जानना चाहिए कि किस बॉडी पोजीशन में हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो मेनली जहाँ तक होता है कि हेड को एलिवेट कीजिए 30 से 50 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, आर्टेरियल प्रेशर और वेनस प्रेशर भी बहुत अफेक्ट करता है आईसीपी को। कुछ भी जो इंक्रीज करे आईसीपी को, जैसे कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, थोरैसिक प्रेशर। तो ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर और थोरैसिक प्रेशर कैसे बढ़ता है, तो वोमिटिंग से, जब हम बियरिंग डाउन करते हैं तब ये सबसे बढ़ता है। तो ये सब क्या करता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, तो अब देखिए इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्रिएट कैसे होता है। तो ये क्रिएट होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के द्वारा। ठीक है, और ब्रेन टिश्यू के द्वारा कहाँ होता है, तो स्कल के अंदर होता है। ठीक है, नॉर्मल आईसीपी जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कितना होता है, 5 से 15 mmHg होता है। तो इसमें एक हाइपोथेसिस है, बहुत फेमस हाइपोथेसिस है। ठीक है, किन्होंने दिया था, मोरो केली हाइपोथेसिस। ठीक है, ये मोरो केली ने दिया था, इसलिए इस हाइपोथेसिस का नाम है मोरो केली हाइपोथेसिस। इन्होंने दिया था कि कैसे आईसीपी मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर अफेक्ट होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन, ब्लड और उसके टिश्यू से, जो मेंटेन करता है सेरिब्रो परफ्यूजन प्रेशर। सेरिब्रो परफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर लगता है क्या को, ब्लड को ब्रेन तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अगर एक का वॉल्यूम बढ़ेगा तो अदर का वॉल्यूम घटेगा। तो ये देखते हैं आगे। पहले जानते हैं कि सेरिब्रो परफ्यूजन प्रेशर होता क्या है। ये एक प्रेशर होता है जो ब्लड को ब्रेन तक पुश करता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सेरिब्रो परफ्यूजन प्रेशर होता है कितना, तो 7 से 100। अगर ये प्रेशर कम जाएगा तो ब्रेन में परफ्यूजन नहीं होगा, जिसके कारण ब्रेन टिश्यू क्या होंगे, मरने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले निकालते हैं सेरिब्रो परफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर तो आपको पता है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको मेनली मॉनिटर किया जाता है वो पेशेंट के द्वारा इक्विपमेंट से। ठीक है, तो मान लीजिए कि मीन आर्टेरियल प्रेशर हम निकालेंगे, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 70 से 110 के बीच होता है। ठीक है, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर जानना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है नॉर्मल कितना होता है, 120 बाई कितना, 120 बाई 80। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसमें क्या है, तो दो पहले क्या करेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे कितना से, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से, और जितना आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ है 120/25, तो इससे आप निकाल के मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालिए, पता चलेगा आपको आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, मीन आर्टेरियल प्रेशर कर लेंगे, आईसीपी हम मॉनिटर कर लेंगे, उसके बाद सीपीपी निकाल लेंगे। ठीक है, सीपीपी कितना रहना चाहिए, 60 से 100 तक है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे कम या इससे ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर के कारण इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है, जैसे कि आपको इंजरी हुआ है। ठीक है, या आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या हो गया, बढ़ गया है, ट्यूमर है, ब्लीडिंग हो रहा है, हेमाटोमा हो रहा है, हाइड्रोसिफेलस,
इंसेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस। इंसेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस में क्या डिफरेंस है? इंसेफ्लाइटिस में क्या होता है, ब्रेन का जो टिश्यू है जिसको पेरेन्काइमल टिश्यू कहते हैं उसमें इन्फ्लामेशन होता है। लेकिन मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि मेनिंजाइटिस में ब्रेन का जो मेनिंग्स है, ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड और पाइमीटर, इन तीनों में इन्फ्लामेशन होता है। तो आप डिफरेंस समझ गए, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे? इंसेफ्लाइटिस में मेंटल स्टेटस मतलब बिहेवियर जल्दी चेंज होता है स्टार्टिंग में, लेकिन मेनिंजाइटिस में बिहेवियर चेंज नहीं होता है, वो होता है लेकिन लेट फेज में होता है। स्टार्टिंग उसमें नेक रिगिडिटी करता है जो मेनली इंसेफ्लाइटिस में ना के बराबर होता है। ठीक है, तो आप इसका जान गए कि ये होता क्यों है। अब देखिए, जैसे कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो इस्कीमिया बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सेरिब्रल ये परफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर आपको पहले ही बता दिए होता क्या है। अब क्या कह रहा है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो अगर घटेगा तो जो ब्रेन में न्यूट्रिएंट जा रहा है, ब्रेन का न्यूट्रिएंट क्या है आपको जैसे पता है, ब्रेन का न्यूट्रिएंट है ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो कैरी किया जाता है ब्लड के द्वारा। जब सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर घटेगा, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, जो ब्लड को पुश करता है ब्रेन की ओर, तो अगर वो घटेगा तो ब्लड कम जाएगा, ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन और की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो बॉडी क्या करता है, कंपनसेट करने का ट्राई करता है और प्रेशर को कंटिन्यू रखता है, जिसके कारण क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके कारण क्या होता है, स्वेलिंग इदीमा हो जाएगा, आर्टरी डायलेट कर जाएगा। आर्टरी डायलेट करेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो ये क्या कर देगा, लिमिट कर देगा वेनस फ्लो को। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट ब्रेन हो जाता है। मतलब क्या होता है, अब जो ब्लड जा रहा है वो ब्लड कहाँ तक जा रहा है, ब्लड अगर मान लीजिए इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत बढ़ गया तो अब कंपनसेशन करने के लिए ब्लड को कहाँ भेजेगा, ब्रेन, तो वो भेजता है ब्रेन स्टेम के पास। ठीक है, ब्रेन स्टेम की तरफ वो क्या करता है, उसको पुश करता है, तो जिसके कारण क्या होता है, ब्रेन स्टेम में स्वेलिंग हो जाता है और इसके कारण क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट रेट प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको याद रखना है, इसके साइन को याद करने के लिए क्या है कोड, इसके साइन को याद करने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा माइंड क्रस्ट। ठीक है, जो सबसे अर्लीस्ट साइन है वो क्या है, मेंटल स्टेटस का, मतलब कि मेंटल स्टेटस में चेंजेज। तो मेंटल स्टेटस में चेंजेज का मतलब क्या है, वो पर्सन क्या हो जाएगा, जो पेशेंट है वो रेस्टलेस हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करने में बहुत टाइम लगाएगा। ठीक है, तो मेंटल स्टेटस चेंजेस का अर्लीस्ट साइन है। माइंड बोला था, आई से हो जाएगा इरेगुलर ब्रीदिंग। ठीक है, इरेगुलर ब्रीदिंग में क्या हो जाएगा, काइनी स्ट्रोक। काइनी स्ट्रोक का मतलब क्या हो रहा है, हाइपर वेंटिलेशन है लेकिन वो सांस नहीं ले रहा है, एपनिया मतलब सांस का ना लेना। ठीक है, नर्व चेंजेज होगा, नर्व चेंजेज में क्या का, ऑप्टिक और कूलोमीटर, ये मेनली लेट में दिखता है। इसमें क्या होता है, डबल विजन, पर्सन को दो दिखाई देंगे। ऑप्टिक नर्व में स्वेलिंग हो जाता है जिसको मेनली टर्म दिया जाता है पेपिली इदीमा। ठीक है, अनइक्वल पीपल होगा। ठीक है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है पीपल, डायलेट भी हो सकता है, कंस्ट्रिक्ट भी हो सकता है। डॉल आई, एबनॉर्मल आई हो जाएंगे। डॉल आई कहने का क्या मतलब है, जैसे कि फिक्स हो जाता है पुपिल, मतलब क्या, जैसे कि इसको चेक करने के लिए किया जाता है पेशेंट को ये हेड को क्या किया जाता है, टर्न किया जाता है। अगर पेशेंट के हेड को टर्न करेंगे उसको अपोजिट डायरेक्शन में देखने को कहा जाता है, लेकिन वो नहीं देख पाती है, तो इसका क्या मतलब है कि उसका आई फिक्स है, उसको ओकुलोसिफेलिक्स रिफ्लेक्स से हम चेक करते हैं। ठीक है, और अगर फिक्स रहा तो उसका क्या हो जाएगा, डॉलाई हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, उसको डिसेरेट या डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग होगा। अब डिसेरेट और डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग कैसे पता चलेगा, तो इसका पिक्चर से दिखाती हूँ। देखिए, डिकॉर्टिकेट मतलब ऐसा पोजीशन होगा क्या, देखिए दोनों लेग एक दूसरे की तरफ है, दोनों हैंड एक दूसरे की तरफ है, तो याद कैसे करेंगे, तो कोर से याद रखिए। कोर मतलब क्या होता है, सेंटर की ओर जाना। देखिए दोनों हैंड क्या है, सेंटर की ओर जा रहा है, दोनों फीट सेंटर की ओर जा रहा है, तो ऐसा दिखेगा तो पेशेंट को क्या होया हुआ है, डिकॉर्टिकेट होया हुआ है। और डिसेलिब्रेट ऐसे याद रखिए, ई बहुत सारा है ना, मतलब कि वो एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड मतलब बाहर की ओर जा रहा है। देखिए हैंड भी बाहर की ओर जा रहा है, ये लेग का पोजीशन ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब माइंड क्रस्ट में MIND का मतलब तो समझ गए, अब क्रस्ट का मतलब समझते हैं। C से क्या होता है, कसिंग ट्रयाड, ये स्टार्टिंग में नहीं आता है, ये लेट में आता है। इसमें क्या होता है, कसिंग ट्रयाड में मतलब 3 सिम्टम। इसमें सिस्टोलिक प्रेशर क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट घट जाता है, रेस्पिरेटरी रेट घट जाता है।
तो हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट क्यों घटता है ये तो पहले ही बता दिए थे। अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो पुश करेगा ब्लड को ब्रेन स्टेम की तरफ, जिसके कारण क्या होता है ब्रेन स्टेम में स्वेलिंग आ जाता है और ये क्या हो जाता है हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल हो जाता है या घट जाता है। ठीक है, लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो पल्स प्रेशर है वो वाइड हो जाता है। जब वाइड हो जाएगा तो उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और रिफ्लेक्सेस में क्या देखेंगे? बाविस्की पॉजिटिव साइन। अब बाविस्की पॉजिटिव साइन में क्या है? जैसे कि ये क्या है, ये पैर को सीधा रखिए और जो पीछे सोल है उसमें ऐसे मारने पर क्या होता है वो आगे की ओर रिफ्लेक्स करता है। इसका मतलब है क्या है? बाविस्की पॉजिटिव साइन है। अनकॉन्शियस है पेशेंट, अनकॉन्शियस लेट साइन है, मेनली सीजर आएगा, हेडेक आएगा, वोमिटिंग आएगा, नौसिया, लेकिन बिना नौसिया के। ठीक है, और उसमें क्या है उसका मोटर नर्व में क्या हो जाएगा? डिटोरिएशन होगा, जिसके कारण हेमीप्लेगिया होने का डर है। ठीक है, अब शुरुआत से एक बार रिवाइज करते हैं। क्या कह रहा है? इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब बढ़ेगा तो स्कल के अंदर क्या होगा? प्रेशर होंगे, जिसके कारण क्या होता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता क्यों है? तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होता है? एक प्रेशर है जो क्रिएट किया जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन टिश्यू या ब्लड के द्वारा। कहाँ? ब्रेन के अंदर। ये मेजर कैसे होगा? तो ये मेजर होगा कहाँ पे? लेटरल वेंट्रिकल में। वेंट्रल वेंट्रिकल में कैसे? कहाँ पे? तो एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज से। ठीक है, जिसको कहते हैं वेंट्रिकुलोस्टोमी। नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या है? तो 5 से 15। लेकिन कब इसको इमरजेंसी माना जाएगा? जब 20 से ज़्यादा हो जाएगा। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन का ब्रेन क्या होता है, स्कल क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। इसमें ये मूवमेंट को लिमिटेड करता है। ठीक है, तो जब अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो वो स्कल के अंदर ही होगा, तो इसके कारण वो प्रेशर को बढ़ाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, और ये प्रेशर बढ़ाने वाला 3 स्ट्रक्चर कौन सा है? तो ब्रेन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ब्लड। ठीक है, तो इसी में एक कौन थे? मोनरो केली थे, जो एक हाइपोथेसिस दिए थे कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है सीएचएफ को ब्लड ब्रेन से और टिश्यू से। और कैसे? तो वो सेरिब्रो परफ्यूजन प्रेशर के द्वारा। ठीक है, ये कहते हैं, ये इन्होंने कहा कि एक नट सेल होता है, जैसे स्कल एक नट सेल की तरह होता है, जिसमें वॉल्यूम स्ट्रक्चर क्या होता है? बढ़ता है, जिसके कारण दूसरे का वॉल्यूम क्या होता है? घटता है, और जिसके कारण इंट्राक्रैनियल बढ़ता है। मतलब एक स्ट्रक्चर का वॉल्यूम बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ने के कारण बाकी स्ट्रक्चर क्या होते हैं? दब जाते हैं, जिसके कारण इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब फ्लैक्चुएट करता है तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे, जैसे बॉडी प्रेशर, ऑक्सीजन, बॉडी पोजीशन, आर्टरी वेनस प्रेशर, और जो इंट्रा एब्डोमिनल या थोरेसिक प्रेशर को बढ़ाए, जैसे कि हमने पहले बताया था। सेरिब्रो परफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? वो जो ऑक्सीजन को पुश करता है ब्रेन की ओर। नॉर्मल कितना होता है? 60 से 100। ठीक है, अगर ये टू लो हो जाए तो परफ्यूजन कम जाएगा और टिश्यू डाई होने लगेंगे। तो सीपीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन आर्टेरियल प्रेशर से। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस आईसीपी। इसको कैसे मॉनिटर करेंगे? तो इसको मॉनिटर करेंगे कैसे? तो ये मॉनिटरिंग डिवाइस से। ठीक है, आलिए सिम्टम में क्या आता है? मेंटल स्टेटस चेंजेज, और भी क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला क्या माइंड क्या था? माइंड क्रश्ड। ये आपका क्या है? ये है इसका निमोनिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? कर्सिंग सिंड्रोम आ जाएगा, वोमिटिंग, हेडेक, कॉर्टिकेट, डिसेरिब्रेट, पॉचरिंग, ऑप्टिक या ओकुलोमोटर नर्व डैमेज, एबनॉर्मल क्या हो जाता है? दौलाई हो जाता है, सीजर हो जाता है। अब नर्सिंग केयर में इसको कैसे देखेंगे? तो इसको मेनली प्रिवेंट किया जाता है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर ना बढ़े। तो कैसे? तो ड्रग को एडमिनिस्टर करके। कौन कौन सा ड्रग्स? मैनिटोल, एंटी कन्वुल्सेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और भी। ठीक है, निमोनिक्स देखिए, आगे भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। अब क्या कह रहा है? अब इसमें एक प्रेशर है, प्रेशर से मेनली ये क्यों है? तो ये भी कोड है कि कैसे हम इसको प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीज टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रोकेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या होगा? डैमेज होगा, इन्फेक्शन होगा, डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, मॉनिटर करेंगे टेम्परेचर को ताकि अनकॉन्शियस से बचा सके। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? एंटीपायरेटिक ड्रग्स देने पड़ेंगे, उसको ठंडा बाथ करवाना पड़ेगा,
एक्स्ट्रा ब्लैंकेट को हटाना पड़ेगा, रूम टेम्परेचर ठंडा करना पड़ेगा, कोल्ड ब्लैंकेट देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है और कैसे मॉनिटर करेंगे, तो इसका क्या करेंगे, ग्लासकोमा स्केल देखेंगे और क्या करेंगे, वेंट्रिकुलोस्टोमी करेंगे ताकि एक्सटर्नल वेंट्रिकल में ड्रेन हो जाए। ठीक है, पोजीशन कितना होना चाहिए, तो 30 से 35 डिग्री होना चाहिए हेड का। ठीक है, कोई भी फ्लेक्शन नेक का नहीं होना चाहिए। रेस्पिरेटरी कैसा होना चाहिए, तो हाइपोक्सिया और हाइपरकार्निया से बचाना चाहिए। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी और हाइपर कार्पिया मतलब कैपनिया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना। तो हमें मॉनिटर करना चाहिए ABCD, A से एयरवेज, B से ब्रीदिंग, C से क्या होता है सर्कुलेशन को। ठीक है, और क्या करना चाहिए, ये सक्शन देखना चाहिए कि ज़्यादा 15 सेकंड से ज़्यादा ना हो। मैकेनिकल वेंटिलेशन मेंटेन करना चाहिए 30 से 35 के बीच, क्योंकि जो प्रेशर होता है CO2 का वो 30 से 35 हो जाता है। और क्या करना चाहिए, पॉजिटिव इन एक्सपायरेटरी प्रेशर को लो रखना चाहिए ताकि आपका वेंटिलेशन सही से हो सके। ग्लासकोमा स्केल में हम मेनली देखते हैं आई ओपनिंग सही से कर रहा है कि नहीं, वर्बल रिस्पॉन्स सही से कर रहा है कि नहीं, मोटर रिस्पॉन्स सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये पिक्चर्स मेनली नेट से लिया गया है। अगर ये 15 है स्कोरिंग तो अच्छा है, लेकिन अगर 8 से कम है इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और अगर 3 से है तो वो अनरिस्पॉन्सिव होगा। ठीक है, इसमें मेनली वेंट्रिकुलोस्टोमी या एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन करते हैं। ठीक है, स्टेनिंग एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए। मतलब स्टेनिंग एक्टिविटी में क्या आ जाएगा, वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, वल्सल्वा। कीप इन्वायरमेंट काल्म, ठंडा रखना चाहिए और रेस्ट्रेंट को अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट अनकॉन्शियस हो तो कैसे केयर करेंगे, तो ज़्यादा सीडेशन नहीं देना चाहिए, जिसके कारण ज़्यादा नींद में नहीं जाना चाहिए। लंग साउंड देखना चाहिए, इमोबाइल है कि नहीं है क्या, तो स्किन ब्रेकडाउन, न्यूट्रिशन, रीनल स्टोन, कॉन्स्टिपेशन, रोम, आई केयर, GI ट्यूब सही है कि नहीं है, ब्लड क्लॉट सही है कि नहीं, अगर है तो ट्रीटमेंट करना चाहिए एज ए कॉन्शियस। और भी R से क्या हो जाएगा, प्रेशर में RE, लास्ट में RE, तो R में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो हम बारबिटूरेट देंगे ताकि ब्रेन का मेटाबॉलिज्म कम कर दे, जिससे कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम हो जाए। वैसो प्रेशर देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव देंगे जिससे कि BP कम हो जाए। ठीक है, और क्या देंगे, एंटी कन्वल्सन देंगे सीजर के लिए, और हाइपर ऑस्मोटिक ड्रग देंगे। ठीक है, इदीमा मैनेजमेंट के लिए डिहाइड्रेटिंग ब्रेन को हम क्या देंगे, तो बहुत केयरफुल्ली हमें उसे डील करना पड़ता है उसके BP और रीनल फंक्शन को। ठीक है, मैनिटोल दिया जाता है, क्यों, ताकि वो ये उसका कंसंट्रेशन शुगर सही रह सके, लेकिन एन्यूरिक और सेरिब्रल हेमरेज में मैनिटोल नहीं दिया जाता है। ठीक है, और क्या करेंगे, तो ये देखेंगे कि इसको PVO का या डिप्लीशन तो नहीं हो रहा है। PVO का मतलब क्या हो गया कि इसको हार्ट फेलियर या पल्मोनरी एडिमा तो नहीं है। डिहाइड्रेशन चेक करेंगे, अगर ये सब है तो क्या देंगे, डायरेटिक देंगे। ठीक है, इसी के साथ इंट्राक्रैनियल प्रेशर खत्म होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।